नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2, जटिल व्यंजकों को पढ़ना और उनका मान निकालना। तो दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 2.1 हमने पूरे अच्छी तरीके से कर ली है। और यदि आपने एक्सरसाइज नहीं की है पहले वाली, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और क्लास 7 के विद्यार्थियों की प्लेलिस्ट के लिए हमने अलग से चैनल बना दिया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। इस नाम से चैनल सर्च कीजिए और उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 7 की सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना जटिल व्यंजकों को पढ़ना। हमने पहले क्या किया था, सरल व्यंजक पढ़े थे। सरल व्यंजक आपके क्या थे कि आपको सीधी ही दो आपको पद दिए हुए मिलते, जैसे 4 प्लस में 2। तो ये आपको बताते सर इसका मान तो 6 होगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा अगला स्टेप पे जा रहे हैं, जटिल व्यंजक हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कभी कभी जब कोई व्यंजक किसी संदर्भ के साथ नहीं होता, तो उसका मान ज्ञात करने से एक अधिक विधियां हो सकती है कि आपको एक व्यंजक के आप अलग अलग मान निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका 4+2 था ना, इसका तो मान 6 ही होगा, आप किसी से निकाल लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे व्यंजक होते हैं जो आप एक से अधिक मान जिनके निकाल सकते हैं। तो वही आज हमें समझने की कोशिश करना है कि ऐसे कौन से व्यंजक हैं जिनके मान एक से अधिक हो सकते हैं, वही हम सीखेंगे भी। तो डायरेक्ट आ जाइए आप उदाहरण पे भी। तो भाषा के साथ एक उदाहरण देते हुए दिए गए वाक्यों को देखिए भी। आप भाषा दी हुई है, फिर आपको क्या करना है, उसका व्यंजक बनाना है, फिर उसका आपको मान निकालना है। वाक्य है आपका ए, शालिनी खिलौनों के साथ अपनी सहेली के पास बैठी है। ये शालिनी है और ये इसकी सहेली है भी। अर्थ है सहेली के पास खिलौने हैं, शालिनी उसके पास बैठी है। इसका मतलब समझ में आया ना कि ये खिलौने किसके पास है, शालिनी के पास है। इस लड़की के पास खिलौने नहीं है। वाक्य, शालिनी खिलौनों के साथ एक सहेली के पास बैठी है। अब भी क्या है वाक्य भी, अर्थ है शालिनी के पास खिलौने और वह उन्हें लेकर अपनी सहेली के पास बैठी है। विराम चिन्ह, विराम चिन्हों के कारण दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन विराम चिन्हों के कारण इनका अर्थ बदल गया। इसमें क्या था, सहेली के, शालिनी खिलौनों के साथ साथ एक सहेली के पास बैठी है। इस बात का मतलब है कि शालिनी खिलौने के साथ अपनी सहेली के पास बैठी है। और यहाँ है कि कोमा आपका यहाँ आ गया साथ के बाद, एक सहेली के पास बैठी है। मतलब दोनों की कंडीशन एक ही है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट क्या होगी आपकी अलग अलग हो गई। हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, शालिनी खिलौनों के साथ एक सहेली के पास बैठी है। विराम चिन्ह के बिना इस वाक्य के दो प्रकार भिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं। अल्प विराम का उचित उपयोग निर्देशित करता है कि वाक्य को कैसा समझा जाए। तो मैं आपको एक आसान वाक्य समझाने की कोशिश करता हूँ कि विराम चिन्ह, जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। रोको, आपने कोमा लगा दिया, मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जा रहा है उसको रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। फिर मैंने क्या किया कि जो आपका विराम चिन्ह था आपको लिख के समझाता हूँ मैं। ये आपको सालिनी वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, शायद ये आपको समझ में आ जाए कि रोको मत जाने दो, मत जाने दो। इसका मतलब है कि आपका विराम चिन्ह यहाँ आया है, इसका मतलब क्या, उसको जाने देना है। आप कहेंगे यहाँ उसको जाने नहीं देना है, रोकना है उसको। लेकिन मैंने सेम यही स्टेटमेंट थी और जो कोमा था आपका वो मैंने यहाँ लगा दिया, रोको मत जाने दो। यहाँ क्या है कि उसको रोकना नहीं है, आपको जाने देना है। तो मतलब विराम चिन्ह आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। आपको आगे बात समझ में, यदि आपने विराम चिन्ह लगा लिया, आपने सही अर्थ नहीं समझा, तो आप गलत उसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया, ये हिंदी की बात है विराम चिन्हों की। आइए अब हम मैथ की ओर बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के बिना इस वाक्य को हम भिन्न अर्थ से निकाल सकते हैं। विराम चिन्ह नहीं होता ना, तो कोई पता नहीं क्या समझ लेता भाई, कोई उसको रोक देता, कोई उसको
रोकता, जाने देता, लेकिन अगर विराम चिन्ह उसे पता होता कि यहाँ ये वाक्य लिखा गया है, तो वो अब मर्ज़ी से कर सकता था कि रोकना है या फिर जाने देना है, वो समझ सकता था। ये बात आपको बताई गई है। आइए एक व्यंजक देखते हैं जिसका मान एक से अधिक विधियों से निकाला जा सकता है। जैसे ये वाक्य था ना, तो इस वाक्य में आपके अनुसार है, जहाँ आपने विराम चिन्ह समझ लिया, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। आप उसको रोक भी सकते हैं, उसको जाने भी दे सकते हैं। इसी प्रकार आपके मैथ में है कि आप एक बच्चा उसका आंसर कुछ निकाल देगा, एक बच्चा उसका उत्तर कुछ निकाल देगा, यदि उसको पता नहीं होगा कि हमें कौन से नियम लागू करने हैं। मलेश मैदान खेल के मैदान में 30 कंचे लाया भी। इसको रफ कर देता हूँ। अब तक अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अब अपने दिमाग के ढक्कन खोल लीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये देखिए, मलेश खेल के मैदान में 30 कंचे लाया, अरुण कंचों के 5 थैले लाया भी। मलेश के पास कितने कंचे हैं? 30। ये बात आपको समझ में आ गई कि मलेश के पास भी, ये मैंने मलेश लिख दिया कि मलेश के बाद क्या थे? 30 कंचे थे। सिर्फ क्या थे ये? 30 कंचे। ये भी मैं आपको लिख देता हूँ एक बार कि 30 कंचे उसके पास थे। अरुण के पास क्या थे? 5 थैले थे भी, और प्रत्येक में 4 कंचे थे भी। तो जो अरुण था ना, अरुण के पास क्या थे? 5 थैले थे। ये मैं 5 थैले बना देता हूँ। 3, 4 और ये 5, और प्रत्येक थैले में कितने कंचे थे? 4। कितने थे? 4। ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, यदि मैं अरुण के कंचों की संख्या निकालूँ तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 5 तो थैले हैं और उसमें क्या है आपके 4 कंचे प्रत्येक में, तो 5 गुणा में 4 व्यंजक के रूप में मैंने इसको लिख दिया। व्यंजक के रूप में आपको लिखना आता है, तो ये इसके कंचे हो गए और ये आपके मलेश के कंचे थे। दोनों के पास कितने कंचे हुए? तो आप कहेंगे सर 30 तो इसके पास थे, प्लस में 5 गुणा में 4 आपने कर दिया। कि टोटल इतने कंचे होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आपको बिना सोल्व किए व्यंजक के रूप में आपने लिखा है। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई? अब यहाँ पे आ जाइए भी। इस व्यंजक के पीछे का संदर्भ जाने बिना पूर्णा ने इस व्यंजक का मान निकाला भी। जिस बच्चे को पता था ना कि इस प्रकार से है, तो वो तो कैसे निकालता इसका आंसर? वो तो इस प्रकार निकाल देता कि 5 चौके 20 ये हो गए और 30 ये हो गए। तो टोटल कितने कंचे हो गए? 50। जिसने ये कहानी पढ़ी थी कि ये 5 बैग है और एक बैग में 4 कंचे हैं, तो क्या होगा? ये आपके 50 कंचे हो जाएँगे। लेकिन एक अन्य लड़की पूर्णा, उसको ये नहीं बताया गया ये कंचे हैं, उसने कहा ये बता दो भई, इसका मान क्या निकलेगा? तो उसने क्या किया? अलग-अलग प्रकार से उसने कर दिया अब इसको। हो सकता है वो 30 और 5 को जोड़ दे और 4 से गुणा कर दे, ठीक है? क्या किया उसने? 30 और 5 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 30 और 5 35, 35 चौके 140, उसने उत्तर निकाल दिया कि 140 कंचे थे भई। उसको ये बात नहीं बताई कि 5 थैले थे, ये थे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, क्या हर बार हमें ये बताना पड़ेगा कि 5 थैले थे और एक थैले में 4 कंचे थे? क्या हर बार हमें ये बात बतानी पड़ेगी, या फिर ऐसी कोई विधि है जिसके द्वारा हम क्या करें कि चाहे किसी से भी मान इसका निकलवा लें, हर बार मान समान आए भी? तो अब सुनिए भी, ये बात वही आपको बताई गई है कि पूर्णा ने इस व्यंजक का मान 140 निकाला। उसने पहले 30 और 5 को जोड़ा, 35 आया, फिर आपको 4 से गुणा कर दिया, 140 आया। मलेश ने इस व्यंजक का मान 50 निकाला, उसने 5 और 4 को 20 किया, 5 चौके 20, और फिर उसको 30 में जोड़कर आपका 50 प्राप्त किया। इस स्थिति में मलेश सही है, किंतु पूर्णा ने इसे गलत क्यों समझा भी? पूर्णा ने इसका उत्तर 50 क्यों नहीं निकाला? उसने 140 इसका उत्तर कैसे निकाल दिया? आपका व्यंजक क्या था? आपका व्यंजक था 30 प्लस में 5 गुणा में 4, ये था। मलेश ने तो इसका भी उत्तर निकाल दिया 50, बिल्कुल सही। पूर्णा ने 140 निकाला, वो क्या गलती हुई उससे? क्या चीज़ उसको समझने में दिक्कत हुई भी?
तो ये देखिए इस स्थिति में मलेच्छ सही किंतु पूर्णा ने गलत क्यों समझा, इसका आंसर देखिए व्यंजक 30 प्लस 5 गुणा को केवल देखने से यह स्पष्ट नहीं होता कि हमें पहले योग करना चाहिए या गुणा। हमें ये पता नहीं चलता इसमें कि जब हमने इस प्रकार से लिख दिया ना, ये आपके मलेच्छ के कंचे थे, ये आपके उसके कंचे थे, सॉरी ये अरुण के थे, ये मलेच्छ के थे। तो यहाँ देखने से पता नहीं चलता हमें पहले गुणा करनी है या पहले जोड़ करना, हमें देखने से पता नहीं चलता। तो जिस प्रकार भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग करके संदेहों को हल किया जाता है, तो जिस प्रकार हमने भाषा में विराम चिन्ह लगाए थे ना, जैसे रोको मत, मुझे मान लो कि उसे रोकना था तो मैं मत के पीछे कोमा लगा देता ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि ये क्या है, कि रोको मत, उसे जाने देना है अभी। ठीक है, अगर रोकना होता तो रोको के बाद कोमा लगा देता कि रोको मत जाने दो। उसी प्रकार मैथ में भी क्या है, आपके व्यंजकों का मान निकालने के लिए, संदेहों का हल करने के लिए, संदेह मतलब कि आपको जो सस्पेंस है ना, पहले जोड़ करना है या गुणा करना है, क्या करना है, तो उसको हल करने के लिए गणित में कोष्ठकों और पदों की धारणा का उपयोग किया गया है। हमें कोष्ठकों का प्रयोग करना पड़ेगा और पदों का ज्ञान हमें आवश्यक है। तो चलिए वही ज्ञान हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमें पता चलेगा पहले गुणा करनी है, पहले भाग करना है, हमें क्या चीज़ें करनी है। यहाँ तक चीज़ें। अब आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहले आपको जोड़ करना है, गुणा करनी है, भाग करनी है। तो पहले के केस में तो आपको एक तरीका होता था बोर्ड मास का, बोर्ड मास का फार्मूला यूज करते थे आप। तो आपकी न्यू एनसीईआरटी में आपकी जो आई इसमें एक अलग तरीका दिया, वो तरीका हम समझने की कोशिश करेंगे। व्यंजकों में कोष्टक, कंचों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक 5 गुणा 4 को हम पहले 5 और 4 को गुणा करना था, फिर इसे गुणनफल को 30 के साथ जोड़ना था। संक्रियाओं का यह क्रम कोष्टक के उपयोग द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। हमें इस प्रकार से लिखना होगा भी 30 प्लस में 5 गुणा में 4, 30 प्लस में 5 गुणा में 4, इस प्रकार हमें कोष्टक में ये लिखना पड़ेगा। जब हम दो व्यंजकों पर संक्रियाएं करते हैं तो अलग अलग जो व्यंजक होंगे उसको हमें एक को कोष्टक में रखना होगा। तो यहाँ से हमें स्पष्ट होता है कि 5 गुणा 4 है ये। तब देखिए भी, जब कोष्टक वाले व्यंजक का मान निकालते तो हमें अन्य संक्रियाओं का पालन करने से पहले कोष्टक के अंदर के व्यंजक का मान ज्ञात करना होगा। कि जब हम कोष्टक होती है ना, तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि सबसे पहले कोई भी आपको जोड़ घटा भाग गुणा नहीं करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास वाला रिपीट होगा, आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है। क्या सोल्व करनी है? ब्रैकेट सोल्व आपको करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट का उत्तर आ जाएगा 20। अन्य आपको कोई भी संक्रिया का मतलब क्या था, जोड़ घटा भाग गुणा नहीं करनी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 30 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 50। तो क्या पहला रूल आपको समझ में आया? इस प्रकार का आपका कोई भी दिया हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व आपको करनी है भी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी। अब हमारा अगला उदाहरण है भी, इरफान ने 15 रुपए में बिस्किट का एक पैकेट और 56 रुपए में तूर की दाल का एक पैकेट खरीदा भी, और उसने दुकानदार को 100 दिए भी। ठीक है, और आपको एक व्यंजक लिखना है, ध्यान से एक व्यंजक लिखना है जो दुकानदार से इरफान को वापस मिलने वाले रुपयों की गणना करने में हमारी मदद मिले। कि आपको व्यंजक इस प्रकार से लिखना है कि दुकानदार ने उसको कितने रुपए वापस दिए भी। आपको आगे बात समझ, तो हम व्यंजक लिखते हैं भी। तो सबसे पहले आपको लिखना है 100, 100 रुपए थे उसके पास, 100 रुपए थे। 100 में से क्या घटाना है आपको? आपको घटाना है जो सामान उसने खरीदा भी। उसने क्या क्या सामान खरीदा था? तो उसने सामान खरीदा था, एक तो 15 रुपए का बिस्कुट का पैकेट और एक 56 रुपए की दाल का पैकेट। तो उसने 15 रुपए वाला घटा दिया और प्लस करके हमें क्या घटाना है, 56। ये दोनों चीजें खरीदी थी, ये दोनों चीजें हमने इसमें से घटा दी। तो क्या ये हमने सही व्यंजक लिखा है? आप बताइए भी। ठीक है, तो क्या हम इस व्यंजक को इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो क्या हम पहले 100 में से 15 घटाकर फिर परिणाम में 56 जोड़ सकते हैं? ऐसा करने से 141 प्राप्त होता है। तो यह असंगत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से हम देखो,
आपने तो बिल्कुल है, जिसको ये बात पता है ना कि ये आपका बिस्कुट का पैकेट है, ये क्या है आपकी दाल का पैकेट का रेट है, इन दोनों को जोड़ो और 100 में से घटाओ। लेकिन कोई वैसे ही आएगा ना सीधा ही, वो क्या करेगा 100 में से पहले 15 घटा देगा, कितने बच जाएंगे 85। क्या बच जाएँगे? 85। और फिर क्या करेगा उसमें वो 56 जोड़ देगा, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 141, जो कि क्या होगा? गलत होगा। आपने वही गलती कर दी, आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा, ब्रैकेट में नहीं लिखा। तो आप सही तरह से व्यंजक कैसे लिखेंगे कि 100 में से आपको क्या घटाना है? बिस्कुट का पैकेट और दाल की पैकेट का मूल्य घटाना है। जो व्यंजक आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो होगा 15 प्लस में 56। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 100 माइनस 15 प्लस 56 कितना होगा आपका? 71 होगा, जो कि आपका 29 रुपए उसके बचेंगे। ये आपका सही व्यंजक होगा। तो अब आप सीख रहे हैं धीरे धीरे व्यंजक लिखना। ठीक है, अपने खुद से कॉपी पेन रखना और साथ साथ लिखते हुए चलना व्यंजक। अब व्यंजकों में पद, पद भी क्या है? व्यंजक में पद। जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये आपका व्यंजक है 12 प्लस में 7, तो एक पद 12 और एक पद आपका 7 हो गया। जब व्यंजकों में एक से अधिक संक्रियाएं हों और कोष्टक के द्वारा संक्रियाओं को क्रम निर्दिष्ट न हो, तो हम क्रम का निर्धारण करने के लिए पदों की धारणा का उपयोग करते हैं भी। तो हमें पदों की संख्या कैसे पता चलेगी भी? पद व्यंजकों के भाग होते हैं भी। पद क्या होते हैं? व्यंजकों के भाग होते हैं जो प्लस के चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 12 प्लस 7 में प्लस जो पद है ना आपके, प्लस के निशान के द्वारा अलग होंगे। तो इसमें प्लस का निशान कितना है? 1। तो आपके पद कितने होंगे? 2। प्लस के निशान 2, तो पद कितने? 3। आपको आगे बात समझ में? जितने प्लस के निशान होंगे उससे ज़्यादा आपके क्या होंगे? पदों की संख्या एक ज़्यादा होगी। प्लस के निशान अगर 3 है तो पदों की संख्या आपकी 4 होगी। आइए आपको और समझाते हैं इसको भी। ये आप कहेंगे सर 83 माइनस 14 क्या है? 83 माइनस 14। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें कितने पद होंगे? इसमें कितने पद होंगे? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको एक्यूरेट रूप से किस प्रकार से लिखना होगा, तो इसको अगर पद लिखेंगे ना तो 83 प्लस और ये आएगा माइनस 14, इस प्रकार से एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग पे है, मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। आपको फिलहाल ये वाक्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये लाइन, तो मैं आपको बता देता हूँ। माइनस निशान को अगर दो संख्याओं के बीच में माइनस निशान है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस और बीच वाली आगे वाली संख्या के आगे माइनस लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस आंसर आता है। बार बार आपको समझाता हूँ एक संख्या। चलिए इसके लिए हमें बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, बोर्ड पे लेके चलता हूँ आपको मैं, क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको इसमें बोर्ड पे लेके चलता हूँ। 16 माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 16 प्लस में माइनस 3, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आगे आपके साथ माइनस का निशान था, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 6 माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस में माइनस 3 आप लिख सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं? आपके माइनस बनेगा। ये बात याद रह जाएगी। और आप इस प्रकार से भी संख्या दी हो ना आपको, 6 प्लस में माइनस 4, तो आपको पता है प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं? माइनस बनते इसका साधारण व्यंजक बनाएंगे तो 6 माइनस 4 बनेगा। अब आपको बात समझ में आ गई। आप ऐसे से ऐसे जा सकते हैं, ऐसे से ऐसे जा सकते हैं और इससे कैसे आ जाएंगे? 16 प्लस माइनस क्या आपका? माइनस 3। ये आपका सरल व्यंजक बन जाएगा। इन चीज़ों को, ये नियम है, नियम आप याद रख लीजिए। तो चलिए लौटते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर भी। चीज़ें क्लियर आपको यहाँ तक? अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने व्यंजक हो जाएँगे आपके? 2। तो क्या आप माइनस वाला जो साधारण व्यंजक है उसको प्लस वाले व्यंजक में बना सकते हैं? हाँ सर, अब हम बना लेंगे। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मेरे पास
6 माइनस 4 है, तो इसके पद लिखिए, आपको क्या लिखने पड़ेंगे? पद आप लिखेंगे सर, पहले तो हम इसको प्लस में बनाएँगे, ये आपके माइनस 4, तो इसके 2 पद हो जाएँगे, एक तो 6 और एक ये माइनस 4। जैसे आपका 83 माइनस 14 था ना, तो क्या किया 83 प्लस माइनस 14, तो इसके 2 पद हो गए 83 और माइनस 14। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी संख्या देके कि इसके पद आप बताइए। अब तो आप पद बता देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाएँ। अन्य उदाहरण लेकर जांचिए, क्या घटाने को इस प्रकार जोड़ने से बदलने पर व्यंजक का मान नहीं बदलता है। अब आप व्यंजक का मान और निकाल के देखते हैं, एक बार भी हम क्या करते हैं, व्यंजक का मान निकाल के देखते हैं, क्या ये ऐसा करने पर व्यंजक का मान बदल जाता है क्या? ध्यान से देखना भी। मेरे पास था 4 - 2, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 4 प्लस में -2, 4 प्लस में -2, 4 - 2 क्या आएगा आपका? 2 उत्तर आएगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके पद क्या होंगे? 4 और माइनस, ये दोनों एक ही बात है। ये दोनों क्या है? एक ही बात है, बस मैंने इसके पदों को क्या किया है? खोल कर लिखा है। आप पद को, जैसे आपका 6 - 2 है ना, तो इसको पदों को लिखने के लिए आप इसको कैसे लिखेंगे? 6 प्लस में -2, क्योंकि प्लस के निशान से ही हम इसके व्यंजक लिख सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस मैंने आपको क्या बताया था, यदि प्लस माइनस लगातार आ गए तो क्या आएगा? -4 - 2 मतलब 2। इसका मतलब है कि आपका इस प्रकार से बदलने से 2 है आपका, घटाने को इस प्रकार जोड़ने, जो घटा का निशान था हमने किसका बना दिया? प्लस का, तो उसका मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मान वही रहेगा। आपका मान क्या आया? 2, यहाँ पे भी क्या आया? 2। 6 - 2 क्या आएगा आपका? 4। 6 प्लस -2 क्या आ जाएगा? 6 - 2 आपका 4 ही आएगा। तो आपने बता दिया, यदि आप प्लस को माइनस को प्लस से बदल देंगे तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर। क्या आप कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पूर्णांकों के, पूर्णांक क्या होता है भी आपका? पूर्णांक क्या होता है? टोकन का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी से हम घटाना उसके प्रतिलोम को जोड़ने के समान है भी। अगर किसी संख्या को हम घटा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या कर दीजिए, उसका प्रतिलोम उस संख्या में जोड़ दीजिए। यहाँ भी यदि हम 100 में से हमें क्या घटाना है? 10। क्या घटाना है? 10। क्या घटाना है? 10। जल्दी समझना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रतिलोम जोड़ना है। इस लाइन का मतलब समझिए, किसी संख्या को घटाना, उसके प्रतिलोम क्या होता है इसका? -10। तो क्या कर दीजिए, 10 में क्या जोड़ दीजिए? उसका प्रतिलोम -10। तो क्या आ जाएगा? 100 - 10 आपका 90 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 उत्तर आ जाएगा। यदि किसी संख्या को आप घटा रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना है? उसका प्रतिलोम जोड़ना है। क्या है? उसका प्रतिलोम जोड़ना है। 4 है, 4 में से आप एक घटा रहे हैं, तो एक का प्रतिलोम क्या रहा है? -1। -1 आपको जोड़ना है, बस। वो सेम वही उत्तर आएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है अभी? 6 - 3, 6 में से 3 घटा रहे हैं ना, तो आप क्या कर दीजिए, 6 प्लस में -3 कर दीजिए, उसका प्रतिलोम आप जोड़ दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चीज़ें क्लियर? थोड़ी-सी टफ हैं आपके लेवल के हिसाब से, थोड़ी ऊपर, लेकिन जो अध्यापकगण देख रहे हैं, जो बच्चों को समझाएँगे, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, 100 बाई 100 वाले बच्चे हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको नहीं आ रही हैं, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, कॉपी पेन लेके आप साथ-साथ करते चलिए, जो मैं निकालूँ, आपकी ये चीज़ें क्लियर होती चलेंगी भी। अब पदों की पहचान हमें करनी है भी। क्या करनी है? पदों की हमें पहचान करनी है कि इसमें देखिए आपका -18 -3, तो आपका 2 संख्याओं के बीच में ही आपको निशान मिलेगा। ये जो माइनस लगा है 18 वाला, इनके आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो इसका मतलब ये निशान इसके साथ ही रहेगा अभी। ये इस संख्या का निशान है, ये कोई संक्रिया नहीं है। संक्रिया मतलब कोई ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन क्या होगा? जब वो 2 संख्याओं के बीच में होगा, ये आपकी संक्रिया है, ये संक्रिया नहीं है माइनस की। तो आपको पद बनाना है, पद बनाने के लिए आपको प्लस का निशान चाहिए। यदि आप प्लस का निशान चाहिए, आपको माइनस का प्लस बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था? तो आप क्या करेंगे? -18 प्लस -3,
तो एक पद इसका -18 और एक का आपका -3। उसी प्रकार ये देखिए ध्यान से अब 6 गुणा में 3 और प्लस का क्या है 3। इसमें पद देखिए, पद के द्वारा तो हम पद क्या बताया था, प्लस के निशान से हमें पद पता चलेगा। प्लस का निशान 1 है तो इसका मतलब क्या है, पद इसमें 2 है। एक पद आपका ये प्लस के इस साइड और एक पद आपका इसका ये है। ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? और जहाँ दो संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है उसको आपको प्लस के निशान में कन्वर्ट कर लेना है। अब तक शायद आपको वो चीज़ आ गई होगी, नहीं आई है तो देखते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए आपका भी 2 - 10 +4 गुणा में 6। पहले मुझे बताइए पद कितने हैं इसमें? इस क्वेश्चन से आपके पिछले सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भी। ठीक है, इसमें कितने पद हैं भी? पहला काम क्या था कि आप देखिए दो संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है तो सबसे पहले इसको प्लस का निशान बनाइए। किसका बनाइए? प्लस का निशान बनाइए। आप इसको प्लस का निशान कैसे बना सकते हैं भी? आप इसको प्लस का निशान कैसे बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर प्लस का निशान बनाने के लिए मैं कुछ नहीं करना, 2 प्लस और ब्रैकेट में -10 लिख देना है आपको। क्या लिख देना है? -10 आपको ब्रैकेट में लिख देना। ये तरीका हमें पता है। और आपको प्लस 4 और गुणा में 6। अब आप देखिए प्लस के निशान कितने हैं? 1 और एक 2। 2 प्लस के निशान है तो पद कितने होंगे? 3। तो बस आपको ढूंढने हैं वो। पहला पद ये रहा अभी, दूसरा पद आपका ये रहा और तीसरा पद ये रहा। चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ तक? अब मुझे जल्दी से बता दीजिए 3 गुणा 5 में कितने पद हैं? कई बच्चे कहेंगे सर 2 पद है, तो मैंने पद की पहचान के लिए आपको पहला काम बताया, माइनस का निशान है क्या? आप कहेंगे नहीं है सर। प्लस का निशान, फिर माइनस का निशान तो आपको प्लस को बनाना, माइनस का निशान है तो प्लस को किसको बनाएँगे? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ़ आपका एक ही पद है क्योंकि इसमें प्लस का निशान है ही नहीं। अब मुझे बताइए भी, इसमें कितने पद हैं? तो ध्यान से देखिए, ये जो निशान है ये 3 का है, न कि कोई संक्रिया नहीं है। अगर संक्रिया होती ना, यहाँ आपको कोई न कोई संख्या लिखी हुई मिलती, तब इसको प्लस का निशान बनाते। इसको प्लस का बनाने की कोशिश मत करना। आपको आगे बात समझ में? एक संख्या मैं लिखता हूँ 2 - 3 गुणा में 5। अब आपको क्या करना, इस माइनस को आपको प्लस का निशान बनाना है इसके पद निकालने के लिए। और प्लस का कैसे बनाएँगे? 2 प्लस में और ये क्या हो जाएगा? -3 गुणा में 5। क्लियर है चीज़? तो आपका एक पद ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। इसमें 2 पद आपके हो जाएँगे। तो पेपर में आएगा व्यंजक के पदों की संख्या निकालिए। फिर मुझे मत कहना कि सर आपने सिखाया नहीं था। बार-बार करवा रहा हूँ, अभ्यास कीजिए। अब ये देखिए आपको अभ्यास की पूरी टेबल दे रखी है। तो देखिए भई, आपने देखा दो संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है। सबसे पहले माइनस को प्लस किया और माइनस किसके साथ चला गया? आगे वाली संख्या के साथ चला जाएगा। शॉर्ट में आपको बता दिया। यहाँ प्लस है, अच्छा प्लस के निशान कितने हैं? 2, तो आपके व्यंजक 3 हो गए। 13 -2 और 6। यहाँ क्या है? आपका प्लस का एक निशान है। 5 प्लस में 6 गुणा 3, व्यंजक पद इसके लिख दीजिए भी। सॉरी, पदों की बात हो रही है। एक तो 5 हो गया और एक क्या हो गया? 6 गुणा में 3। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए भी 4 प्लस में 15 -9 है ना? -9 या फिर एक काम कर लीजिए बिल्कुल शॉर्ट, जिस संख्या के आगे माइनस लगाओ उसको क्या कर लीजिए, एक व्यंजक मान लीजिए -9 का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उसको कन्वर्ट, एक तो 4 हो जाएगा, एक आपका 15 हो जाएगा और -9 को किस प्रकार लिखेंगे? प्लस -9 और एक आपका क्या हो जाएगा? -9 आपका हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे 4, 15 और -9, ये आपके पद हो जाएंगे। इसमें देखिए भी, ये तो आपका गुणा का निशान है, माइनस वाले को प्लस का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 23 प्लस -2 गुणा में 4 प्लस में 16, ये आपका होगा। तो पहला पद आपका कौन सा आ गया? 23। अगला पद क्या आ गया?
-2 गुणा में 4 और अगला पद कौन सा आ गया 16। तो ये लिख देंगे आप। एक तो आपका हो गया 23, एक का हो गया आपका -2 गुणा में 4 और एक आपका हो गया 16। यहाँ पे देखिए फिर इसको पहले सोल्व करो, माइनस को क्या बनाओ प्लस बनाओ, 28 प्लस में 19 और माइनस का क्या हो गया प्लस और ये आपका -8 आपका हो गया। अब इसके पद लिख दीजिए 28, 19 और -8 और पद आप लिख देंगे 28, 19 और -8। अब बोलिए कोई डाउट हो तो आपको। करते जाएंगे, अक्सर अभ्यास करते जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन होता जाएगा, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। हम देखते हैं कि व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए कैसे पदों का उपयोग संक्रियाओं के क्रम का निर्धारण में किया जाता है। हम उन व्यंजकों से प्रारंभ करेंगे जिनमें केवल योग सभी घटाओं को उचित रूपों से योगों में बदलने के साथ होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घटा को आपको प्लस बना लेना है। जो आपके व्यंजक के बीच में घटा दे रखी हो उसको क्या बना लेना है, आपको प्लस बना लेना है। ठीक है। अगला है, क्या पदों के योग के क्रम को परिवर्तित करने पर अलग मान प्राप्त होता है। योग का क्रम भी, योग का क्रम भी, तो उससे शायद अलग मान प्राप्त नहीं होगा। 3 + 2 + में 1 है और मैंने क्या किया, इसका उत्तर क्या आएगा, 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। यदि मैं पहले शुरू यहाँ आपको समझा देता हूँ। मैं 3 और 2 5 इनको जोड़ दिया पहले, 5 + में 1 कितना आया 6 आ गया। लेकिन अब अगर यहाँ पहले इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ मैं, सॉरी, 3 + में 2 प्लस में 1, यदि मैं इनको पहले जोड़ दूं 3 + में 3 तो क्या आ गया 6। तो इसका मतलब क्या है, पदों के योग के क्रमों को परिवर्तित करने से अलग मान प्राप्त होता है, नहीं भी। इसका क्या आएगा, नहीं। यदि हम पदों के योग का क्रम बदल भी देते हैं तो मान आपका वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। आप पदों के योग जोड़ रहे हैं ना, तो उसके किसी को पहले किसी को बाद में जोड़ लीजिए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा भी। अब हम पढ़ेंगे अदला बदली और समूहीकरण। अदला बदली और समूहीकरण ये हम करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि आज आपका काफी लंबा हो चुका है। यदि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया हो तो आप अभी आगे वाला पार्ट देख सकते हैं, नहीं तो एक बार यहाँ तक अभ्यास कीजिए, अपनी मैथ की बुक निकालिए और जो जो चीजें मैंने आपको करवाई वो निकाल के देखिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें हम करेंगे अदला बदली और समूहीकरण के बारे में बात क्या होता है। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार लाइन टू लाइन आपका मैथ चलता रहेगा।